हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? वेलकम टू द स्कूल फोरम। उम्मीद करता हूँ आपकी जो रैपिड फायर रिवीजन सीरीज है, रैपिड रिवीजन है पर्टिकुलर चैप्टर्स की, वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हमने फर्स्ट चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और नेशनल इनकम, इन दोनों से रिलेटेड कंटेंट कवर करा है, और आज बिल्कुल उसी मैनर में हम दोस्तों कवर करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग को। क्लास 12th में सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में भी ये एक अच्छी खासी वेटेज रखता है, और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं कंटेंट को। साथ ही एज यूजुअल हमेशा की तरह समरी बुक अपनी साथ रखिएगा, समरी नोटबुक, और आपकी अगर कोई भी क्वेरी या डाउट स्टेट करता है तो उसको मेंशन भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, वही पैटर्न हम रखेंगे, पहले एमसीक्यूज को कवर करेंगे, फिर ट्रू फॉल्स एंड यस ऑब्वियसली, उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? मनी चैप्टर में सबसे पहली मेन हेडिंग जो है वो फंक्शंस ऑफ मनी है। एंड यस ऑब्वियसली उसमें अगर हम देखें तो फंक्शंस ऑफ मनी में काफी सारे जो लॉजिक्स है, क्वेश्चन है, वो अप्लाई होते हैं। उसी से हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? ओके, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो सर हम अच्छे तरीके से जानते हैं प्राइस स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है मीडियम सॉरी फंक्शंस ऑफ मनी के साथ। बाकी तीनों मनी के फंक्शंस हैं। हाँ, अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज और जो आपका यूनिट ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, ये प्राइमरी फंक्शंस हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू इसका एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के दायरे से भी फंक्शन ऑफ मनी से क्वेश्चन काफी बनते हैं। अगला देखिए अगर हम दोस्तों, विच फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट? बेसिकली डिविजिबिलिटी से यूनिट ऑफ अकाउंट वाला, इंडिविजुअलिटी या डिविजिबिलिटी के हिसाब से ये वाला फंक्शन अराइज होता है। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा इसको। जैसे बार्टर सिस्टम में अगर हम देखें कि मान लीजिए किसी के पास एक बफेलो है या एक हॉर्स है, और वो उससे 500 केजी ऑफ राइस एक्सचेंज करना चाहता है। अब सामने वाला कहता है कि यार 500 तो नहीं, तो मेरे पास 250 केजी है, तो क्या उसको काटा जाएगा? ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस चीज को लेकर फिर ये दायरा बनाया गया कि हम कमोडिटीज को एक दूसरे की कमोडिटीज में मेजर ना कर कर मनी के टर्म में ही मेजर करेंगे। ओके, मेजरमेंट जो है वो मनी के टर्म में होगी, चाहे ये पेन है, ये रिमोट है, मोबाइल फोन है, इन सब का जो मेजरमेंट है वो कमोडिटी बेस ना होकर मनी के बेस पर होगा। तो वही ये फंक्शन हो गया, ये वही आपका मेन कंटेंट हो गया। तो इसमें कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू उधर आ गया, एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये वाला फीचर इसका फिट बैठता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई रेफर्स टू। ओके, मनी सप्लाई एक अच्छा टॉपिक, और इसमें जो इसके सप्लाई के टूल्स हैं, मेजर्स हैं, M1, M2, M3 और M4, इनसे भी क्वेश्चन आता है। सिलेबस में हमारे इतने ही हैं, लेकिन एक्चुअल में इससे, ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड वर्जन में NM1 और NM2, ये दो और फंक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा L1, L2 और L3, ये भी अलग मेजर्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। खैर, मनी सप्लाई क्या होता है? सर, टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो, चाहे वो आपके मनी की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में हो, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में एक कंट्री में हेल्ड करे जाते हैं, स्पेशली पब्लिक के द्वारा। तो मनी सप्लाईज टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, total volume of money held by the public over a period of time. Okay, total volume of money supply held by the government, और या फिर डी क्या रहा है, बोथ ए एंड बी। तो देखो, खाली गवर्नमेंट को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, और ए और बी दोनों भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है और एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। मनी सप्लाई बेसिकली अगर हम देखें, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से इसको मेजर किया जाता है दोस्तों। तो ए हमारा सही आंसर हुआ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक होल्ड करके रखती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको मनी सप्लाई कहा जाता है। ओके, आगे अगर हम ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which function of the money is highlighted in the given statement? It work as a common denomination. Common denomination सेम मतलब, हम कुछ भी मेजर करें वो मनी की टर्म में होगा। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड नन ऑफ दीज अगर हम देखें तो यूनिट ऑफ वैल्यू, जो अभी हमने पहले सेकंड क्वेश्चन करा, उसी से काफी सिमिलर ये बनता है। तो अलग अलग टर्म्स, एक ही फंक्शन को अलग अलग टर्म से मेजर करा जाता है, तो उसको डिफरेंट मत समझिएगा, आंसर वही रहेगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which function of money has overcome the problem of lack of double coincidence of want? ये तो काफी फेमस, और इसमें अगर रिटर्न फॉर्म में भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मेरे पास राइस है, आपके पास वीट है, मैं आपसे वीट एक्सचेंज करना चाहता हूं कि भाई मेरा राइस ले लो। आप कहोगे कि भर भाई आपके पास ऑलरेडी राइस बहुत है तो मुझे लेने की जरूरत नहीं है। तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर अपनी कमोडिटी जो दूसरे को देने को तैयार है, सामने वाला हमेशा उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ डबल कंसिडरेशन फॉल्ट होती थी। इसको पूरी तरीके से ओवरकम किसने करा? मनी ने। मनी ने कैसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज करके, कि राइस के बदले वीट, वीट के बदले पल्सेस, वेजिटेबल्स के बदले आपका कुछ और, ये सब इनको इग्नोर करो, इसको बिल्कुल पूरी तरीके से क्या करो? इग्नोर करो, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर? कुछ बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बदले में मनी जो है उसको कंसिडर करो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो डबल कोइंसिडेंस वांट को पूरी तरह से हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, through the process of dash, commercial banks are able to create credit which is far excess of the initial deposit। एक बड़ा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें से आपका बनेगा, और ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे इसका आंसर जो है वो है क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। ये एक प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूं, देखो बैंकिंग में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये दोनों में पढ़ने हैं। सेंट्रल बैंक, दोनों के फंक्शंस एंड डेफिनेशन है वो एक अलग मसला है, लेकिन दोनों का जो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, प्रोसेस वाइज क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल बैंक का बनता है क्रेडिट कंट्रोल का, है ना, जिसमें वो अपने अलग अलग टूल्स से, जैसे मैं बात करूं बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनसे कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। कॉमर्शियल बैंक का बनता है क्रेडिट क्रिएशन, कि भाई जो पैसा इनिशियली डिपॉजिट होकर बैंक्स के पास आता है उसे किस तरीके से सर्कुलेट करा जाता है इकोनॉमी में, है ना, ये चीज होती है। तो ऑब्वियसली वो क्या होता है आपका क्रेडिट क्रिएशन। इसका हालांकि मैंने अभी आगे 1-2 क्वेश्चन और डाले इसके, बट चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर हमें टोटल क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन निकालनी होती है तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला इसका होता है। हम ऑब्वियसली जो इनिशियल डिपॉजिट है, आईडी शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इनटू मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशो, जो जो बताइए बताइए, यस सर, जो सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को जोड़कर कैलकुलेट होता है। ओके, तो क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस, एडवांसिंग लोन, मनी क्रिएशन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। मनी क्रिएशन हमारा आंसर हुआ। ये दोनों मेन फंक्शन होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हालांकि मनी क्रिएशन से ही कनेक्टेड होते हैं, लेकिन प्रोसेस को प्रॉपरली क्रेडिट या मनी क्रिएशन का नाम दिया जाता है। ओके, आगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रेपो रेट ऑन द मनी सप्लाई? देखो रेपो रेट क्या होता है, देखिए ये कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई, ओके, और ये है आपका सेंट्रल बैंक आरबीआई। आरबीआई लोन देगा ओब्वियसली किसको? कॉमर्शियल बैंक को, और ये फर्दर आगे पब्लिक तक इसको पहुंचाएंगे, राइट। जिस रेट पर लोन मिलता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। ये 6% है तो आगे 8% पर देंगे, तभी तो अपने कॉमर्शियल बैंक कमाएंगे पैसा, है ना। अब अगर ये रेपो रेट बढ़ जाएगा, अगर ये रेपो रेट बढ़ जाएगा तो एसबीआई भी आगे इस रेट को बढ़ा देगा, 9-10% पर लेकर जाएगा। मतलब लोन महंगे हो जाएंगे, मतलब बोरोविंग्स महंगी हो जाएंगी। पहले गाड़ी अगर आप खरीद रहे थे, लोन ले रहे, तो 8% पे मिल रहा था, अब 10% पे मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए, बोरोविंग अगर महंगी हो गई, तो लोग कम लोन लेना पसंद करेंगे, कम एक्सपेंडिचर करना पसंद करेंगे। नतीजा जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है कम हो जाएगी। लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तभी तो मनी क्रिएशन बढ़ेगी, तभी तो क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो छोड़ो भाई, नमस्ते बोलो बोरोविंग्स को, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, मनी सप्लाई विल रिमेन द सेम। इनिशियली इंक्रीज होगी, बाद में ये तो फालतू की बात हो गई। हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या आया कि मनी सप्लाई विल डिक्रीज। ओके, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ रेपो रेट। आगे अगर हम ध्यान दें, डैश रेफर्स टू द minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by the commercial bank with the central bank। ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, नन ऑफ दीज। देखो अगर आपने टॉपिक थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो भी आपको बड़ी आसानी से हिंट मिल जाएगा। सर मिनिमम परसेंटेज, नेट डिमांड, टाइम डिमांड वगैरह वगैरह बोल रहा है, ये बाकी चीज अगर मुझे समझ में भी ना आए, लेकिन मुझे अपना आंसर बड़ी आसानी से पता चल जाएगा जब मैं इस लाइन को देखूंगा, टू बी केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक।
कि कॉमर्शियल बैंक को अपनी होल्डिंग्स का एक पार्ट सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, और यस ऑब्वियसली उसको सर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। एसएलआर तो वो है जो नेट टाइम डिपॉजिट का कंपल्सरीली अपने ही पास रखना है, आप उसको लोन पे नहीं दे सकते, वो एसएलआर होता है। जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है वो सीआरआर है। ये दो ही रेशो होती हैं डिपॉजिट्स की, बैंक रेट तो लोन वाला रेट हो गया। क्लियर? आगे नेक्स्ट, then in order to reduce credit in the country, RBI may buy securities in the open market, sell securities in the open market, reduce cash reserve ratio, reduce repo rate, अलग अलग ऑप्शंस आ गए, ध्यान दो, वन बाय वन देखते हैं। जो फिट बैठेगा ऑब्वियसली वही हमारा आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दी अबव, वो तो इसमें है ही नहीं। हमें रिड्यूस करना है क्रेडिट और अपने पास होल्डिंग आरबीआई को बढ़ानी है। बाय सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, अगर आरबीआई ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज बाय करता है तो पैसे देने पड़ेंगे ना। सिक्योरिटीज आ गई, आरबीआई के हाथ से पैसे चले गए पब्लिक के पास, तो यार तो मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। हमारे पास क्या है? रिड्यूस, हमें रिड्यूस करना है, ये तो बढ़ा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटीज है वो उसे ओपन मार्केट में बेच रहा है, बेचेगा तो पैसे आएंगे, तो सिक्योरिटीज बेच दो और पब्लिक से पैसा खींच लो, तो ऑब्वियसली यही हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर? बाकी अगर हम देखें, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, रिड्यूस रेपो रेट, इन दोनों केस में जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है और बोरोइंग है वो सस्ती हो जाती है, मतलब लोन लोग ज्यादा लेना पसंद करते हैं, तो इन दोनों केस में भी जो क्रेडिट है, आपका मनी सप्लाई है, वो बढ़ेगी। हमारा आंसर फिट बैठता है जो हमने देखा बी में। अगले पॉइंट पर आते हैं। What is the value of money multiplier when initial deposits are 500 and LRR is 10%? Okay, हमें यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर बताना है। दोस्तों देखो, अभी हमने देखा कि इनिशियल डिपॉजिट्स जो है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मनी मल्टीप्लायर से, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन आती है। क्लियर? हमें ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है, एम मनी मल्टीप्लायर। सर इसका फॉर्मूला होता है सिंपली 1/LRR लीगल रिजर्व रेशियो, जो सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को जोड़कर बनती है। सो 1 डिवाइडेड बाय LRR, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10%, तो 0.1 ये आया हमारा, ये 10 इज द आंसर। तो हमारा बन रहा है सर सी बिल्कुल सही आ रहा है, 10 हमारा मनी मल्टीप्लायर होगा। ओके, तो अगर देखा जाए इन दोनों में, मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर में, जो हमारा काफी इजी चैप्टर है, ठीक है, मनी की बात करें तो फंक्शंस मालूम होने चाहिए और उसकी सप्लाई के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। जब हम आते हैं बैंकिंग में, तो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, दो तो दोनों की डेफिनेशन, दोनों के फंक्शन, एक का क्रेडिट कंट्रोल वाला सिस्टम इंपॉर्टेंट है और एक का क्रेडिट क्रिएशन वाला। और क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली ये एक फॉर्मूला ही है जिस पर आपको मेन अपनी नजर रखनी है। ओके, बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी तो प्लीज मेंशन करिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, तो ये स्टेटमेंट हमारे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अपने ऑप्शंस में, कि मनी सप्लाई बेसिकली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेजर करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये हमारी स्टॉक, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं इसमें अगर आपको बताऊं तो इसमें कई राइटर्स की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। इकोनॉमिक्स में अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे थ्योरी होती है तो वहाँ पे राइटर्स, अपने इकोनॉमिस्ट, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो कुछ इसको फ्लो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं कि यार हम एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही तो आप बताओगे ना कि मनी कितना इकोनॉमी में, तो ये बेटर है कि उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोला जाए। ठीक है, तो मैं भी यही मानता हूँ। डेफिनेशन बेसिकली जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो वहां पर क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोला है, पॉइंट ऑफ टाइम बोला तो ऑब्वियसली आपको स्टॉक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स ओनली द कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। दोस्तों ये भी हमारा फॉल्स हो जाता है। जो कैश रिजर्व्स बेसिकली आपका कॉमर्शियल बैंक के पास रखा, वो तो जुड़ता ही है, वो तो है ही आपका, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कैश या ऑब्लिक मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है।
भाई ऑब्वियसली जो आपके बैंकों के पास रखा है वो तो है ही, लेकिन मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है, आपके पास जो कैश पड़ा हुआ है, वो भी ऑब्वियसली हाई पावर्ड मनी का एक पॉइंट माना जाता है। बेसिकली देखा जाए तो सी प्लस डी डी प्लस ओडी ये हाई पावर्ड मनी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी होल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी होल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम। अरे यार ये कैसे बोल रहे हो? अगर हम बात करें, डिपेंड करता है मेजर कैसे कर रहे हो और कैसे भी कर रहे हो। चलो अगर आप M1 भी देखो, मनी सप्लाई का मेजर M1 M2 M3 M4, उसमें होता है ना सबसे पहले सी प्लस डी डी प्लस ओडी। अगर हम डीडी की बात करता हूं, डिमांड डिपॉजिट, ये किसके पास रहता है? बैंकिंग सिस्टम के पास ही तो रहता है, तो डेफिनेटली ये जुड़ेगा। ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हुआ फॉल्स, एंड ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स मनी होल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम, ये इसके अंदर आपका एड ऑन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉमर्शियल बैंक्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एज दे डू नॉट हैव नोट इशूइंग अथॉरिटी। देखो इस पॉइंट को समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि देखो पहले तो ये समझो, नोट इशूइंग अथॉरिटी ये किसके पास है सर? ये सेंट्रल बैंक के पास होती है। ये आरबीआई, हमारी कंट्री के हिसाब से आरबीआई ही नोट जारी करेगा। अब क्योंकि नोट जारी करने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो आरबीआई के पास है। अब आरबीआई के पास अगर ये राइट है, तो कॉमर्शियल बैंक हमारी कंट्री की मनी सप्लाई की क्वांटिटी में अपना कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते, ऐसी ये स्टेटमेंट कह रही है। ये स्टेटमेंट भी पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से फॉल्स हो जाती है। क्यों हो जाती है? आरबीआई ने नोट इशू कर दिए, लेकिन उन नोट्स को, उस करेंसी को कंट्री में सर्कुलेट करने का काम किसका है सर? वो कॉमर्शियल बैंक का होता है। इनिशियल डिपॉजिट्स आते हैं, उसमें से एक हिस्सा रिजर्व में रखा जाता है, बाकी को लोन पर दिया जाता है। लोन में से फिर कुछ डिपॉजिट आता है सीआरआर एसएलआर के थ्रू बाद में, ठीक है, उसको फिर वापस से लोन में, प्रोसेस आपने देखा होगा क्रेडिट क्रिएशन का। तो दिस थिंग बिकम वेरी सिंपल कि सर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जो क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को देखा जाए तो बड़ा रोल कॉमर्शियल बैंक का ही है, क्योंकि उस मनी को इकोनॉमी में रोटेट करने का जो काम है वो कॉमर्शियल बैंक का ही है। तो ये डेफिनेटली फॉल्स है, बिकॉज 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 बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, by the process of credit creation, comma, commercial banks यहां पे लिख देंगे contribute allot, बिल्कुल उसी मैनर में जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रेजेंटेशन वही रखेंगे आप। contribute allot to quantum of money supply, quantum of money supply, स्कूल मनी सप्लाई, क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई। गॉट द पॉइंट? क्लियर? तो बार बार वही चीज आ रही है कि मनी से अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मनी सप्लाई से, बैंकिंग से, तो वो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट क्रिएशन है, क्रेडिट क्लोन, इनमें से तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय कॉमर्शियल बैंक रिड्यूस देयर क्रेडिटिंग पावर, ठीक है। देखो क्रेडिटिंग पावर मतलब, इसको पहले तो लिख लो, इसका मतलब होता है लोन देना। भाई कोई आप बैंक गए, बैंक से आपने मांगा लोन, वो आपको लोन दे सकता है, नहीं दे सकता, तो वो उसकी क्रेडिटिंग पावर है। क्लियर? तो ये मीनिंग क्लियर हो गया। ऊपर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द कॉमर्शियल बैंक रिड्यूस कर देता है। अगर कॉमर्शियल बैंक ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज बाय कर लेता है तो उनकी क्रेडिट पावर कम हो जाएगी। कैसे देख लेते हैं, ध्यान दो। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, मान लो एसबीआई, ठीक है, एसबीआई ने सिक्योरिटीज परचेज कर ली, फ्री में तो आई नहीं होंगी, बदले में मनी देना पड़ा। तो बैंक के पास
सिक्योरिटीज तो आ गई, लेकिन इनके पास जो होल्डिंग कैश था, जो क्रेडिट था, जो लिक्विड क्रेडिट था, वो कम हो गया। अब वो कम हो गया तो अगर कोई अब लोन मांगने आएगा तो उनको लोन देने के लिए इनके पास कम पैसा होगा, क्योंकि आपने अपना जो मनी है वो कहां इन्वेस्ट कर दिया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई। कहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहां इन्वेस्ट कर दिया? सिक्योरिटीज में। और इन्वेस्ट फ्री में नहीं ना, पैसा देना पड़ा। तो यस, ऑब्वियसली अगर आप सिक्योरिटीज खरीदोगे तो आपका ऑब्वियसली जो क्रेडिट पावर है वो कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू बनती है। यस, बिकॉज बाय परचेजिंग the securities, by purchasing the securities, कैश या क्रेडिट होल्डिंग credit holding of banks falls and crediting power falls। क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई थिंक जो प्रोसेस है, लॉजिक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लोन ऑफर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स आर, लोन ऑफर्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स आर इक्वल टू डिपॉजिट रिसीव्ड बाय देम। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे डिपॉजिट, हालांकि इसने लिखा नहीं कि डिपॉजिट कौन सा, इनिशियल या कौन सा वाला, तो हम इनिशियली मान के चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। आउट ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड, इसमें एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस आप लिख देंगे। डिपॉजिट रिसीव्ड, एवरी बैंक have to make a reserve out of it as CRR and SLR, and after that loan is offered, so both can't be equal, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। यूजुअली लोन की वैल्यू बार बार सर्कुलेट होके उसकी वैल्यू ज्यादा ही आती है। क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्या है? हाँ, क्रेडिट। ये मैंने फिर दोस्तों क्वेश्चन डाल दिया आपके, दोनों हेडिंग बता दी आपको कि इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। अगर मैं पहले क्रेडिट क्रिएशन की बात करता हूं तो ऑब्वियसली क्रेडिट क्रिएशन, आप इसे मिस मत करिएगा, ये कॉमर्शियल बैंक का आपका एक टूल है जो बेसिकली इकोनॉमी में मनी को सर्कुलेट करने के लिए यूज होता है। टोटल क्रेडिट क्रिएशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो अभी हमने बार बार लिखा कि इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करा जाता है मनी मल्टीप्लायर से, और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। एक छोटा क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यूज में, जैसे हमने देखा, इसमें से बनने के पूरे आसार हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जो दूसरा वाला पॉइंट है हमारा, क्रेडिट कंट्रोल, ऑब्वियसली इसके थ्रू जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी को बढ़ाना है या कम करना है, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा तरीका, बिल्कुल रटने वाला तरीका मैं आपको बता देता हूं। मनी को ऑब्वियसली, या क्रेडिट को, मनी लिख रहे हैं आप मनी लिख सकते हैं, क्रेडिट लिखना चाहे क्रेडिट लिख सकते हैं। मनी को या तो बढ़ाना होगा या मनी को कम करना होगा। ये दो ही टूल हो सकते हैं, दो ही स्टेप हो सकते हैं। तो कई सारे टूल हैं इसके, जैसे अगर मैं बात करूं, बैंक रेट है, इसके अलावा रेपो रेट है, यूजुअली आजकल रेपो रेट ही यूज होता है, CRR है और SLR है। अगर ये मनी को बढ़ाना है ना तो इन सबको कम करना होता है। एक तरह से मनी का दाम कम कर दिया, ब्लॉक्ड मनी कम कर दिया, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर मनी को कम करना है तो इन सबको बढ़ा दो, मनी को महंगा कर दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, या जो मनी ब्लॉक करके रखना है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जो है वो भी आप यहां पे याद कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट एग्जैक्टली जब हम मॉनेटरी पॉलिसी से एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करते हैं तब भी हमें पढ़ने को मिलता है। ओके, सो दैट्स द कंसेप्ट दोस्तों, मनी सप्लाई के जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाले।
ओवरव्यू करिएगा, रिवाइज करिएगा, मेन कंटेंट से मैच करिएगा। जहां कहीं पर भी आपकी कोई भी क्वेरी रेज होती है, डाउट आता है, तो प्लीज उसे मेंशन भी करिएगा। क्लियर? मिलते हैं आपसे फर्दर टॉपिक में। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसके जो कंटेंट है वो हम करेंगे, और मैंने उसकी 2 क्लास बनाई है, तो 2 क्लास उसमें हमें लगेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है। क्लियर? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।